नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहने। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज मैं आपको डॉक्टर महिप सिंह द्वारा लिखित कहानी विगत का डर सुना रही हूँ। इस कहानी में एक महिला का सार्वजनिक स्थान पर अकेले रात में एक अदृश्य और अनजान शक्ति से डरने के बारे में बतलाया गया है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। गीता प्लेटफॉर्म पर हक्की बक्की सी खड़ी थी। उसकी घड़ी में अभी 8:35 ही हुए थे और 8:50 की गाड़ी कब की जा चुकी थी। स्टेशन मास्टर के कमरे में लगी क्लॉक की बड़ी सुई 9 को छोड़कर 12 को पार करती हुई 3 पर जा खड़ी हुई थी। जैसे छोटे मिनटों का बोझ ढोने वाली वह बड़ी सुई बड़े बड़े घंटों के बोझ को ढोने वाली छोटी सुई से दूर दूर रहने में ही अपनी शान समझती हो। वह कलाई पर बंधी हुई घड़ी देख रही थी। यह इतनी लेट कैसे हो गई, वह पूछ रही थी। धर्मपुर के लिए दूसरी गाड़ी। अधेड़ स्टेशन मास्टर अपने रजिस्टर को अलमारी में रख रहा था। 12:10 की पैसेंजर। गीता उस गाड़ी का समय जानती थी। 12:10 की पैसेंजर धर्मपुर पहुंचती है सुबह 5:55 पर। यह बात तो उसने बस ऐसे ही पूछी थी। उसने अपनी घड़ी ठीक कर ली। 9:20 हुए थे। जैतीपुरा का वह छोटा स्टेशन जंगली पोखर की तरह निस्पंद हो गया था। कुछ देर पहले गाड़ी आकर चली गई थी, जैसे उस पोखर के पास के पेड़ से कोई फल टूटकर गिरा हो। गाड़ी आने में करीब 3 घंटे बाकी थे। स्टेशन से 3 मील दूर का गांव रात के अंधेरे में जैसे क्षितिज का एक कोना बन गया था। स्टेशन मास्टर अपने कमरे में ताला बंद कर अपने क्वार्टर में जाने की तैयारी कर रहा था। वह अंधेरे में गुमसुम खड़ी थी। आपको धर्मपुर जाना है? हाँ, वेटिंग रूम खुलवा देता हूँ। वेटिंग रूम में वह बड़ी सी गोल मेज बीच में रखी थी। उस पर मध्यम सा जलता हुआ लैंप था। आसपास 2-3 कुर्सियां और 2 और दीवार से लगी 2 लंबी बेंचें पड़ी थी। बाहर अंधेरा खूब गहरा था। वह देख रही थी। बाईं ओर कुछ दूर लैंप पोस्ट के नीचे बैठे कुछ देहाती बीड़ी का धुआं उड़ा रहे थे। उनके साथ की स्त्रियां वहीं जमीन पर लेटकर सो गई थीं। वह एक लंबी आराम कुर्सी पर बैठ गई। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। अटैची से उसने एक उपन्यास निकाल लिया और उसके पन्ने उलटने लगी। तभी एक चीज़ उसके अंदर जल में पत्थर की तरह उतर आई। कहीं कोई पीछे से आकर। वह खड़े होकर तेज सांसों से आंखें फाड़कर दरवाजे के बाहर देखने लगी। पटरियों के पास काला लबादा ओढ़े हुए दरख्त उसे तिलिस्मी उपन्यासों के पात्र जैसे लग रहे थे। उसने झांक कर बाईं ओर देखा। लैंप पोस्ट के पास बैठे धुआं उड़ाते यात्रियों की आवाज़ उसे बहुत अच्छी लगी। वह अंदर आकर सामने की कुर्सी पर बैठ गई। अब उसका मुंह दरवाजे की ओर था। वह उपन्यास पढ़ रही थी, पर बार बार उसे लगा था कि दरवाजे में बाहर कुछ आकृतियां चल फिर रही हैं। वह बार बार नज़र उठाकर देख चुकी थी। वहाँ कुछ भी नहीं था और सामने पटरियों के उस पार दरख्त थे, बेजान दरख्त। यदि ऐसे में कोई आ जाए? उस वीराने में उसके हृदय की धड़कन हथौड़े की तरह उसके कानों में बजने लगी। वह दरवाजे के पास आ खड़ी हुई। दाईं ओर से कोई आ रहा था। वह दरवाजे की ओट में हो गई। वह सीधा चला गया। शायद कोई रेलवे कर्मचारी था। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। पूरे 10 भी नहीं बजे थे। वह उसे देखती रही।
सेकंड की सुई बहुत तेज दौड़ती थी। बाकी की दोनों सुइयां उसे स्थिर सी लग रही थी, जैसे कोई स्टैंड पर खड़ी साइकिल की सीट पर बैठा पैडल चला रहा हो। पहिया तेज घूम रहा हो पर साइकिल वहीं की वहीं हो। वह आकर कुर्सी पर बैठ गई। अब दरवाज़ा उसके बाईं ओर पड़ रहा था, क्योंकि वह उसकी ओर न अपना मुंह करना चाहती थी न पीठ। लैंप पास लाकर वह उपन्यास के 2-3 पन्ने पढ़ गई। फिर उसे लगा जैसे दरवाजे से कोई अंदर आ रहा है। उसने चौंक कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। शायद कोई दरवाजे के बाहर से निकल गया था। वह पढ़ रही थी। मन ही मन उसने निश्चय कर लिया कि अब वह इधर उधर नहीं देखेगी, बस पढ़ती ही रहेगी। पढ़ेगी नहीं तो समय कैसे कटेगा? और समय भी कितना विचित्र है। कभी तो हिरण की तरह चौकड़ियाँ भरता निकल जाता है और कभी कीड़े की तरह सरकता भी नहीं। कभी व्यक्ति को अपनी गोद में बैठाकर हवा में उड़ता है, कभी उसकी गोद में बैठकर न खुद चलता है न उसे चलने देता है। वह पढ़ती रही। एक बार आभास हुआ जैसे दरवाजे पर खड़ी कोई चीज़ उसका ध्यान अपनी ओर खींच रही है, पर वह अपनी नज़र पंक्तियों पर गड़ाए रही। वह जानती थी वहाँ कुछ भी नहीं है, परंतु पुस्तक संभाले उसकी उंगलियां शिथिल पड़ने लगी। दृष्टि पंक्तियों से फिसलती सी गई। उसने गर्दन मोड़ी, कनखियों से दरवाजे की तरफ देखा। वह अपने आप से देखने की चोरी कर रही थी। बाहर की वीरानी और भी गहरी और खामोश हो गई थी। उसने एक लंबी सांस ली, 2 और लंबी सांसें ली। फिर वह लंबी सांस लेती गई, लंबी सांस लेती गई। लंबी सांस लेने से हवा की कुछ आवाज़ होती है। सारा वक्ष प्रदेश हिल जाता है और उस आवाज़ व हलचल में दिल की धड़कनें सुनाई नहीं देती। घड़ी में बस 10:22 हो गए थे। वह उठकर दरवाजे पर गई। बाईं ओर लैंप पोस्ट से बीड़ी का धुआं पहले से ज़्यादा उठ रहा था। उसे खींच उठी। उसकी गाड़ी क्यों छूट गई? उसकी घड़ी क्यों लेट हो गई? वह ऐसी बड़ी बात भी क्या हो गई? 12:20 वाली पैसेंजर तो मिल ही जाएगी। उसका स्कूल और घर स्टेशन के पास ही है। 7 बजे तक वह आराम से नहा धोकर स्कूल पहुंच सकती है। लेकिन यह घबराहट कैसी? क्या उसे डर लग रहा है? किसका? भूत प्रेत का? वह भूत प्रेत नहीं मानती। फिर किसी पुरुष का? हाँ, यह पुरुष ज़रूर डर की चीज़ है। स्त्री को देखकर हर पुरुष अपनी ओर देखता है। वह देखता है कितनी मोटी मोटी रस्सियों से उसे जकड़कर स्त्री को चिड़िया की तरह फुदकने के लिए आज़ाद छोड़ दिया गया है। पर कभी तो ये रस्सियाँ शिथिल हो ही जाती हैं और तब वह फिर बेंच पर आ बैठी। उसने अपना उपन्यास खोल लिया और पढ़ने लगी। कनखियों से वह दरवाजे की ओर देख लेती थी। उसे बार बार जमाई आ रही थी, कहीं एक प्याला चाय मिल जाती। पर यह स्टेशन कितना छोटा है। उसने उपन्यास पूरा कर लिया। उसका उपन्यास भी कछुआ चाल मार्का है। पन्ने पढ़ जाओ, कोई खास बात ही नहीं होती। लेकिन उपन्यास का यह स्थल कुछ अधिक रोचक आ गया था। मानसिक अंतर्द्वंद में फंसा रहने वाला नायक अब नायिका की बड़ी बड़ी आँखों में भरे हुए आंसुओं से कुछ द्रवित हो गया था। दोनों बंगले के पिछवाड़े खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे थे। नायिका के पिता के आ जाने की किसी भी समय संभावना थी, और यदि वह आ जाए तो कोई आ गया। उसने फिर सिर उठाकर देखा। सामने एक आदमी खड़ा था। उसे लगा उसके दिल पर कोई बड़ी सी बोझिल चीज़ झट से आ गिरी है। वह हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। पुस्तक उंगलियों से छूटकर ज़मीन पर आ गिरी। मेज पर रखा लैंप डगमगा गया। उसे लगा उसकी उंगलियों का खून किसी ने निचोड़ लिया है। उस आदमी के दोनों कंधों पर थैले लटक रहे थे। उसके बाएं हाथ में एक छोटा सा बिस्तरा था और दाहिने हाथ में एक सूटकेस। उसका कद ठिगना था।
सिर पर आगे के बाल झड़े हुए और पीछे के कुछ लंबे थे। पुराने फ्रेम और मोटे शीशे के चश्मे के पीछे से झांकती हुई आंखें, बड़ी बड़ी बिखरी मूंछों से ढके होंठ, जिन पर विचित्र सी थिरकन हो रही थी। क्यों डर गई? हा हा हा। अपने सामान से लदा लदाया वह हंस रहा था। लैंप के मध्यम प्रकाश में उसे वह हंसी शमशान में चमकने वाली आग की तरह लगी। बैठ जाओ ना। हा हा हा। वह फिर हंसा और मुड़कर दूसरी ओर वाली बेंच के पास जाकर अपना सामान रखने लगा। उसने धीरे से अपना उपन्यास उठाया और कुर्सी पर इस तरह डरते डरते बैठ गई जैसे वह कोई दंडाधिकारी हो। वह इधर उधर देखती, फिर उसे देखने लगी। वह अपना सामान संभाल रहा था और कुछ गुनगुना रहा था। फिर वह बेंच पर बैठ गया और चमकती आंखों से उसे देखने लगा। कहाँ जाओगी तुम? वह कसमसाई बोली, धर्मपुर। धर्मपुर? हाँ, मैं भी वहीं उतरूंगा। सुना है शिव जी का बड़ा पुराना मंदिर है वहाँ। हाँ, तुम वहाँ क्या करती हो? स्कूल में पढ़ाती हूँ। अच्छा, मास्टरनी हो? हा हा। इस जैतीपुरा में तुम्हारा कौन है? मेरी माँ है, कहकर उस मध्यम रोशनी में जब उसने उसकी तरफ देखा तो वह काँप उठी। वही मुस्कुराहट उसके होठों और आंखों से झर रही थी। वह आदमी उठा और दरवाजे की ओर चला। वह उसे सहमी सी देखती रही। वह दरवाजे से बाहर चला गया। वह पढ़ रही थी, पर बार बार उसका ध्यान उस आदमी की ओर जा रहा था। फिर जैसे वह उसके वापस आने की प्रतीक्षा कर रही हो, वह नज़र उठाकर दरवाजे की ओर देख रही थी। उसे लग रहा था कि उस आदमी को बाहर गए बहुत समय हो गया है। थोड़ी देर में वह लौट आया। उसने पुस्तक पर झुकी नज़रों से उसके आगमन को देखा। लग रहा था जैसे कोई हाथी चल रहा हो। सुनो, उसने चौंक कर देखा। वह अपनी बेंच पर बैठा मुस्कुरा रहा था। मैं ज़रा लेट रहा हूँ। अगर सो जाऊँ तो गाड़ी आने पर जगह देना। जगह दोगी ना? कहते कहते वह बेंच पर लेट गया और उसके मुंह से फिर हंसी का स्वर फूट निकला। वह लेटा लेटा ही बोला, तुम सो तो नहीं जाओगी? दोनों की ही गाड़ी छूट जाएगी। हा 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 हा। उसने करवट बदल ली। वह कुछ नहीं बोली। उस आदमी से उसे डर तो लग ही रहा था। मौका होता तो उसे उस पर गुस्सा भी आता, जो इतनी उन्मुक्तता से उससे बातें किए जा रहा था। उसने घड़ी देखी। गाड़ी आने में अभी लगभग 1 घंटा बाकी था। वह पढ़ती जा रही थी। एकाएक वह काँप उठी। घर घर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने इधर उधर देखा। मेज के उस पार बेंच पर लेटा वह आदमी खर्राटे भर रहा था। वह अपने उपन्यास से जूझ रही थी, पर कुछ क्षणों के बाद अनायास ही उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बोझिल होने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थी। वह कुछ लम्हे किसी खुमारी में खोई रहती, फिर चौंक कर आंखें खोल लेती और उस आदमी की ओर देखती। खुमारी का झोंका फिर आ रहा था। वह फिर ऊँघ रही थी और फिर चौंक कर इधर उधर देख रही थी। अब उसकी घड़ी में 12 बजने में 10 मिनट रह गए थे। गाड़ी आने में बस 20 मिनट थे, पर कितने मुश्किल हो गए ये 20 मिनट। नींद ने उसकी आंखों को जकड़ सा लिया था। पलकों पर मन भर का बोझ उतर आया था, पर एक बात उसके ध्यान से दूर नहीं गई थी। उसे सोना नहीं है। सो जाने से गाड़ी छूट सकती है और सामने सो रहा वह आदमी। उसे फिर झपकी लग गई। उसका सिर भारी होकर मेज पर झुक गया। उसे लगा 2 बाहें धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती आ रही हैं। उन बाहों पर घने बाल हैं। खुले हुए पंजों की उंगलियां बड़ी मोटी माटी हैं। उन मोटी उंगलियों के आगे बड़े बड़े नाखून हैं। उसे लगा वे बाहें उसके बहुत पास आ गई हैं, बिल्कुल उसके पास।
क्या है? वह चीख उठी थी। वह अपने आप से सिकुड़ गई। वह आदमी बिल्कुल उसकी कुर्सी के पास खड़ा हंस रहा था। मैंने कहा था तुम खुद ही सो जाओगी, हा 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 हा। चलो उठो, घंटी बज गई है, बस गाड़ी आने वाली है। वह उसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। वह आदमी झरने की तरह हंसी बिखेरता अपना सामान उठाने में लग गया था। उसने उठकर अपनी साड़ी ठीक की, अटैची खोलकर पुस्तक उसमें रखी। उसका अंग अंग पत्तों की तरह काँप रहा था। पैसेंजर गाड़ी का इंजन फक फक करता हुआ उस छोटे से स्टेशन पर आ खड़ा हुआ। जंगली पोखर में फिर हलचल आ गई। चलो चलो, वह आदमी उसे बुला रहा था और आगे आगे चला जा रहा था, जैसे वह उसी के साथ हो। वह उसके पीछे बौराई से चली जा रही थी। डिब्बे में दोनों ने आमने सामने जगह ले ली। उस आदमी ने सीट पर बिस्तर बिछा लिया। अच्छा मास्टरनी जी, मैं तो अब सोता हूँ। धर्मपुर पर मुझे ज़रूर जगह देना, हा 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 हा। नहीं तो गाड़ी कहीं के कहीं चली जाएगी, हा हा हा। उसने चश्मा उतारकर केस में रख लिया और आंखें बंद कर सीधा लेट गया। वह उस सोए हुए आदमी को देख रही थी। उसके घनी मूंछों के अंदर से झांकते हुए होठों पर एक बड़ी लुभावनी मुस्कुराहट फैली हुई थी। वह भी मुस्कुरा दी। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।